हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आज से हम अपना पेपर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पेपर 4 है आपका, इसमें कोई भी बुक पर्टिकुलर नहीं लगी हुई है। इसमें आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको बताना है, जो कि आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको लगभग सारी ही टॉपिक्स जो है इसमें समझाऊंगी, क्योंकि सभी मेन है और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाकी आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें थोड़ा सूझबूझ के साथ आप इससे आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से लिखना शुरू हुआ, सबसे पहली जो हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब थी वो कौन सी थी, किस भाषा में लिखी गई थी, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे मैं यहाँ से आपसे शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर। तो अगर आपने इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन की विशेषताओं को बताइए। ठीक है, तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन की जो विशेषताएं बताई हैं, यानी कि किसी भी विषय का इतिहास जो होता है, जब हम इतिहास की किताब लिखते हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हम बता रहे हैं, तो वो जो पुस्तक है उसे ऐतिहासिक कब माना जाएगा या कब माना जाएगा, इसमें जो भी इतिहास के बारे में लिखा है वो सही है। तो उसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं, उसके कुछ मतलब कुछ चरण बताए हैं कि हाँ ये क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, तभी हम इसे इतिहास के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो वही चीज पूछी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब आप सोचेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही क्यों क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये बहुत ही जरूरी व्यक्ति हैं। तो अगर हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उसमें जरूर जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही मुख्य आलोचक रहे हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हमारा, हिंदी साहित्य के जन्मकाल के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। संवत 700 विक्रमी से लेकर संवत 1100 विक्रमी तक के काल को विद्वानों ने अपने अपने ढंग से हिंदी साहित्य के उद्भव काल के रूप में प्रस्तुत किया है। तो देखिए, हिंदी साहित्य का जो जन्म काल है, यानी कि किसी को नहीं पता कि हिंदी साहित्य कब से लिखना शुरू हुआ था। ठीक है, कब हिंदी भाषा की जो शुरुआत है सबसे पहले की गई थी। ठीक है, तो इस चीज को लेके थोड़ा सा मतभेद है लोगों के बीच, विद्वानों के बीच। तो जो संवत 700 विक्रमी है, ठीक है, वहां से लेके संवत 1100 विक्रमी, यानी कि लगभग 400 जो साल हैं उसके बीच मतभेद रहा है कि किस ग्रंथ से और किस टाइम पीरियड में या किस व्यक्ति के द्वारा जो हिंदी भाषा है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सभी विद्वान जो है वो अपने अपने ढंग से हिंदी साहित्य का जन्म बताते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की बिखरी हुई सामग्री का क्रमबद्ध रूप से संग्रहित करने का कोई प्रयास प्रारंभ में नहीं हुआ था। परिणामतः हिंदी साहित्य की क्रमबद्ध प्रवृत्तियों तथा कवियों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को दर्शाने वाला कोई भी व्यवस्थित ग्रंथ अर्थात हिंदी साहित्य का इतिहास 19वीं शताब्दी तक नहीं मिलता है। तो देखिए, जब हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई थी तो उस समय पर किसी ने भी उसे संग्रहित करने का नहीं सोचा था। ठीक है, तो इसलिए जो इसकी सामग्री है वो काफी ज्यादा बिखरी हुई है, यानी कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ और कैसे शुरू हुआ था। ठीक है, तो परिणाम क्या हुआ इसका कि हमें क्रमबद्ध रूप से उसकी प्रवृत्तियों का, ठीक है, उसके जो कवि थे उनका, उनकी रचनाओं का, उनके व्यक्तित्व का हमें व्यवस्थित रूप से ज्ञान नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सबसे पहले जो लिखा गया वो 19वीं शताब्दी में लिखा गया। कब लिखा गया? 19वीं शताब्दी में से लिखने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो लगभग अगर हम 700 विक्रमी संवत 700 से माने तो लगभग आप मानिए कि 1200 या 1500 साल बाद हमने इतिहास को इकट्ठा करना शुरू किया था। ठीक है, तो 1200-1500 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसमें बहुत सी रचनाएं हुई, बहुत से कवि आए, बहुत सी घटनाएं घटित हुई जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम क्रमबद्ध रूप से इसे इस तरह से एकत्रित नहीं कर पाए, इसीलिए इसमें बहुत सी बातें हैं जिन पे मतभेद है विद्वानों में। ठीक है, आगे देखते हैं।
19वीं शताब्दी के उपरांत ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुई थी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, अर्थात विभिन्न विद्वानों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों को संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो देखिए 19वीं जो शताब्दी है उसके उपरांत, उसके यानी कि उसके बाद ही हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा है उसकी शुरुआत की गई थी, यानी ये हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसे हम किस तरह से समझने वाले हैं वो मैं नीचे आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसे समझ सकते हैं, यानी कि कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपने अपने प्रयास किए हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपके ग्रासदा तासी। इनकी जो पुस्तक है वो है इस्तबार द लॉ हिंदुस्तानी। ठीक है, इस बुक का नाम आप याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है, ग्रासदा तासी की। ठीक है, ये क्या नाम है इस बुक का? इस्तबार द लॉ हिंदुस्तानी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो विद्वान थे ग्रासदा तासी, ये कौन थे? ये एक फ्रेंच विद्वान थे। कौन थे? फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, तो इन्होंने जो ये रचना की थी ये भी कौन सी लैंग्वेज में की थी? फ्रेंच लैंग्वेज में की थी। ठीक है, जैसे कि वो फ्रेंच विद्वान थे, अगर कोई फ्रेंच है तो जो भी लैंग्वेज होती है वो अपने ही लैंग्वेज में कोई बुक है उसे लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ये ग्रासदा तासी थे, इन्होंने अपनी जो बुक लिखी इस्तबार द लॉ हिंदुस्तानी, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज की बुक रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कम आश्चर्य की बात नहीं है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसी हिंदी विद्वान द्वारा न लिखा जाकर विदेशी विद्वान द्वारा विदेशी भाषा फ्रेंच में लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा गया था वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था? फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, किसमें? फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था। इस इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तबार द लॉ हिंदुस्तानी। ठीक है, यहाँ पे भी ये बड़ी ई आएगी, इस्तबार द लॉ हिंदुस्तानी। ठीक है, ग्रासदा तासी ने इस ग्रंथ को 2 भागों में प्रकाशित करवाया था। प्रथम भाग 1939 ईस्वी में और दूसरा भाग 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसी ग्रंथ का द्वितीय संस्करण, यहाँ पे 19 आएगा। ठीक है, द्वितीय संस्करण 1971 ईस्वी में 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस्तबार द लॉ हिंदुस्तानी, ये जो बुक है, ठीक है, ये कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? 2 भागों में। पहली 1939 में आई थी और दूसरी 1947 में आई थी। ठीक है, और उसके अलावा जब इसका द्वितीय संस्करण हुआ, यानी कि जो सेकंड एडिशन निकाला गया, वो कितने भागों में निकाला गया? 3 भागों में निकाला गया था। ठीक है, कब निकाला गया था? 1971 में इसका सेकंड एडिशन आया था। ठीक है, आगे देखिए, इस साहित्य ग्रंथ में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हिंदी एवं मुसलमान कवियों तथा कविताओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में उनका जीवन परिचय है तथा बाद में उनके द्वारा रचित ग्रंथों का नामोल्लेख तथा अंत में उनकी रचनाओं के उद्धरण संग्रहित हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया है कौन सा? इस्तबार द लॉ हिंदुस्तानी। इसका नाम बार बार मैं इसलिए ले रही हूँ जिससे कि आपको सुन के अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो इस साहित्य ग्रंथ यानी कि जो इस्तबार द लॉ हिंदुस्तानी पुस्तक है, ग्रंथ है, इसे किस क्रम में लिखा गया था? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यानी कि A to Z के फॉर्म में लिखा गया था। किसमें? A to Z के फॉर्म में। ठीक है, अल्फाबेटिक नाम इसमें रखे गए थे। ठीक है, तो इसमें हिंदी और मुसलमान जो कवि और कवियत्री रहे हैं उनका विवरण प्रस्तुत किया गया था। तो A to Z अल्फाबेटिक क्रम में इसे रखा गया था। तो पूर्व में उनका जीवन परिचय, यानी कि शुरुआत में उनके जीवन परिचय को दिया गया, बाद में उन्होंने जो रचनाएं, जो भी ग्रंथ लिखे हैं उनका नाम उल्लेख दिया गया, यानी कि उनके नाम बताए गए, तथा अंत में उनकी जो रचनाओं का उद्धरण संग्रहित है उन्हें बताया गया। उद्धरण संग्रहित मतलब जो भी कोटेशंस उसमें हैं उनके बारे में बताया गया, जो भी उन रचनाओं के बारे में ग्रासदा तासी सोचते थे उसके बारे में उन्होंने अपने जो भी कथन कहे वो यहाँ पर लिखे थे। ठीक है, अनेक कमियों के बावजूद इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, हिंदी साहित्य के इतिहास का
प्रथम ग्रंथ कौन सा है? इस्तबार हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पहला ग्रंथ है और ये किस फॉर्म में लिखा गया था? ये लिखा गया था अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यानी कि अल्फाबेटिक फॉर्म में इसे लिखा गया था। ठीक है, A to Z के क्रम में। नेक्स्ट आता है भाषा काव्य संग्रह, जो कि श्री महेश दत्त शुक्ल का है। ठीक है, यह हिंदी साहित्य के इतिहास का द्वितीय ग्रंथ है। इसका प्रणयन श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा हिंदी भाषा में ही किया गया था, यानी कि इसे जो लिखा गया था श्री महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया था और हिंदी भाषा में ही लिखा गया था। इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। ठीक है, यानी कि इसका जो प्रकाशन हुआ था कहाँ से हुआ था? लखनऊ से किया गया था। कब? 1873 में। इसमें संग्रहकर्ता ने, यानी कि इसमें जो श्री महेश दत्त शुक्ल हैं, उन्होंने कतिपय प्रमुख प्राचीन कवियों की कविताओं को संग्रहित किया तथा तत्पश्चात उन्हीं कवियों का जीवन परिचय आदि संक्षेप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्री महेश दत्त हैं उन्होंने क्या किया है? इसमें जो भी कवि रहे हैं उनकी कविताओं का संग्रह किया है और उनका जो कवि है उनका जीवन परिचय यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, और अंत में आगे देखिए, अंत में कलिष्ठ शब्दों में एक कोश भी दिया है। इतिहास के लिए अन्य गुण वांछित हैं, उनका अभाव इसमें दिखाई देता है। ठीक है, और लास्ट में क्या किया है? जो भी कठिन शब्द है, जो भी मुश्किल शब्द हैं, उनका एक कोश दे दिया है, यानी कि डिक्शनरी वहां पे दे दी है, जिससे कि जो भी हमें कठिनाई हो उससे हम आसानी से सॉर्ट आउट कर सके, यानी कि आसानी से उसे सॉल्व कर सके। जो भी हमें पढ़ने में दिक्कत आ गई, कोई भी कठिन शब्द है, उसके बारे में हम पीछे देख सके। ठीक है, तो इतिहास में जो भी गुण मिलते हैं, ठीक है, वो इसमें कम है। ठीक है, यानी कि उन गुणों का इसमें अभाव हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिव सिंह सरोज। ये श्री शिव सिंह सेंगर की रचना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा नाम में दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। बुक का नाम है शिव सिंह सरोज और लेखक का नाम है श्री शिव सिंह सेंगर। ठीक है, श्री शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से कवियों का विवरण एवं उनका काव्य संग्रह संकलित किया है। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ में लगभग 1 सहस्त्र कवियों का जीवन परिचय तथा उनकी कविताओं के उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं। अपने समय तक उपलब्ध जानकारियों का अच्छा उपयोग सेंगर जी ने इस इतिहास ग्रंथ में किया। इसकी इतिहास दृष्टि संतुलित है। अब देखिए, जो शिव सिंह सेंगर थे उन्होंने कौन सी रचना लिखी? शिव सिंह सरोज। ठीक है, कौन सी रचना है उनकी? शिव सिंह सरोज। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें कवियों का विवरण दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा उनके जो भी काव्य संग्रह रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपनी जो भी रचनाएं लिखी हैं, जो भी काव्य लिखे हैं, उनको संकलित किया गया है। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इस ग्रंथ का लगभग 1 सहस्त्र जो मतलब इस ग्रंथ के अंदर सभी जितने भी कवि हैं उनका जीवन परिचय दिया गया है। ठीक है, कौन कितने कवियों का? जो कि शिव सिंह सेंगर के समय तक रहे हैं। तो वो कवि जो शिव सिंह सेंगर के समय तक रहे हैं उन कवियों का जीवन परिचय वहां पे दिया गया है और साथ ही उनके कविताओं के जो भी कोटेशन प्रस्तुत किए गए हैं वो भी वहां पे लिखे गए हैं। ठीक है, तो अपने समय की जो भी जानकारी दी गई है, मतलब शिव सिंह सेंगर जब तक थे तो उन्होंने अपने समय की जो जानकारी दी है उसका उपयोग इस इतिहास ग्रंथ में बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। ठीक है, और इतिहास की दृष्टि से क्या है? ये एक संतुलित ग्रंथ है। क्या है? एक संतुलित ग्रंथ है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है, ठीक है, वो कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज है, जो कि पहली बार हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, किसमें लिखा गया था? हिंदी भाषा में लिखा गया था। यहाँ पे आप के मन में आएगा कि ये सेकंड वाला भी तो हमने पढ़ा था, वो क्यों नहीं है? तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो इतिहास के जो भी चरण थे, यानी कि इतिहास की जो विशेषताएं थी उनमें फिट नहीं हुआ था, इसलिए इसे ऐतिहासिक ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो हिंदी भाषा में रचित पहला ऐतिहासिक ग्रंथ जो हम मानते हैं वो मानते हैं शिव सिंह सरोज। ठीक है, आगे देखिए,
फिर आता है आपका मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये सर जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, ठीक है। तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस इतिहास ग्रंथ को लिखा है। अब सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन करवाया था, ठीक है। इसमें हिंदी साहित्य के काल विभाजन के साथ ही साथ उसकी अन्य प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला गया है, ठीक है। यानी कि उसकी अलग जो अन्य प्रवृत्तियां हैं उन्हें भी यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें लगभग 952 कवियों को संकलित किया गया है। तो इसमें 952 जो कवि हैं उनके बारे में बताया गया है। ग्रियर्सन जी ने इस रचना की पृष्ठभूमि में शिव सिंह सरोज ग्रंथ ही रहा है, यानी कि जो इसकी पृष्ठभूमि लिखी गई है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की, तो पृष्ठभूमि कहाँ से लिखी गई है? शिव सिंह सरोज ग्रंथ से ही लिखी गई है। इस ग्रंथ में पहली बार लेखकों एवं कवियों का वर्गीकरण कालक्रम अनुसार किया गया था। कालक्रम अनुसार यानी कि जिसका जन्म पहले हुआ उसे पहले रखा गया, जिसका जन्म बाद में हुआ उसे बाद में रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो श्रेणी है वो तैयार की गई, बुक तैयार की गई, ठीक है। और पहली जो थी विरासत तासिकी हिंदुस्तानी, वो अल्फाबेटिक तैयार की गई थी, यानी कि पहले ए, पहले फिर बी, फिर सी। तो उसमें जन्म नहीं देखा था कि किसका जन्म कब हुआ है कवि का, सिर्फ हमने ये देखा था कि किसका नाम ए से, किसका बी से, किसका सी से, इस तरह से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसकी इतिहास दृष्टि संतुलित है, ठीक है। ये भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन इसका नाम एक व्यवस्थित ग्रंथ में आता है, ठीक है। याद रखिएगा जो इस्तबार दलाल हिंदुस्तानी जो बुक है वो इतिहास ग्रंथ तो है पर व्यवस्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो बुक है वो अल्फाबेटिक क्रम में लिखी गई है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखी गई है। कालक्रम अनुसार कौन सी लिखी गई है? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब इसकी जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज कौन सी थी? उसकी लैंग्वेज थी इंग्लिश, ठीक है। ये किस में लिखी गई? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई। इसलिए ये भी एक मतलब हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास तो माना जाता है, हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये 3 जो बुक्स है कौन कौन सी? इस्तबार हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझना होगा, तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। समझिए क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है, तो वो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है इस्तबार हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। आपसे पूछा जाता है हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास कौन सा है, ठीक है। व्यवस्थित प्रथम इतिहास कौन सा है इतिहास ग्रंथ, तो वो है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है, तो वो है शिव सिंह सिंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ओके। अब नेक्स्ट आता है हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास। देखिए बाबू श्याम सुंदर दास ने अपने इस ग्रंथ में लगभग 80 आधुनिक लेखकों के जीवन परिचय एवं कृतियों के विषय में परिचय प्रस्तुत किया है। यह रत्नमाला 1909 ईस्वी में 2 भागों में प्रकाशित हुई है, ठीक है। तो जो हिंदी कोविद रत्नमाला है वो बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी है और इस ग्रंथ में क्या है 80 आधुनिक लेखकों का जीवन परिचय दिया गया है और उनकी कृतियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये 2 भागों में प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई? 1909 ईस्वी में, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए मिश्रबंधु विनोद, जो कि मिश्रबंधु की रचना है। मिश्रबंधु विनोद शीर्षक से सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिवृत्तात्मक रूप से प्रस्तुत किया, ठीक है। मिश्रबंधु कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ये 3 भाई हैं, ठीक है। कौन है मिश्रबंधु? 3 भाई हैं, इनके बारे में आता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यह ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। कितने भागों में हुआ है? 4 भागों में इसे प्रकाशित किया गया है। इस ग्रंथ में कवियों के विवरण के साथ उनके द्वारा रचित
साहित्य के विविध अंगों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कितने कवि हैं इसमें? 5000 कवियों को यहाँ लिया गया है। इन संकलित कवियों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कवियों के काव्य को समीक्षा प्राचीन आदर्शों पर ही की गई है। यहाँ पे देखिए की आएगा, कवियों के काव्य की समीक्षा प्राचीन आदर्शों पर की गई है, यानी कि जो भी कवियों का काव्य है उसे प्राचीन आदर्शों से जोड़कर ही यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों के जीवन परिचय आदि के विवरण इसी ग्रंथ से लिए हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो जीवन परिचय लिया है वो कहाँ से लिया है? विश्वबंधु विनोद से। ठीक है, कहाँ से लिया है? विश्वबंधु विनोद से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है हिंदी नवरत्न। ये भी विश्वबंधु की ही रचना है। ठीक है, विश्वबंधु ने दूसरा ग्रंथ हिंदी नवरत्न के नाम से 1910 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। इस ग्रंथ में हिंदी के 9 कवियों का विस्तृत विवेचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसका चौथा संस्करण यानी कि 4th एडिशन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कविता कौमुदी। पंडित राम नगेश त्रिपाठी की ये रचना है कविता कौमुदी। ठीक है, याद रखिएगा किसकी है? पंडित राम नगेश त्रिपाठी की, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत सारे लेखक हैं तो अक्सर कंफ्यूजन बन जाती है। 1917 ईस्वी में पंडित राम नगेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता कौमुदी नामक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले के 89 कवियों का जीवन वृत्त यानी कि जीवन परिचय और उनकी कविताएं दी गई हैं। 1926 ईस्वी में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ यानी सेकंड एडिशन आया, जिसमें 49 आधुनिक लेखकों एवं कवियों का विवरण भी जोड़ दिया गया, यानी कि पहले 89 थे और बाद में इसमें 89 में 49 को और प्लस कर दिया गया सेकंड एडिशन में। ठीक है, फिर देखिए, इस प्रकार कविता कौमुदी के दोनों संस्करणों में 138 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, यानी कि सेकंड एडिशन में कितना हो गया? 138 कवियों का विवरण यहाँ पे हो गया है। इसमें दी गई जानकारियाँ अत्यंत उपयोगी एवं रोचक है, यानी कि इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो कैसी है? उपयोगी भी है और रोचक भी है, क्योंकि हमें कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। आगे देखिए, फिर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हम किसकी दृष्टि से पढ़ेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है उसकी ही दृष्टि से मुख्य रूप से ये जो इतिहास है मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1926 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की कृति की रचना की थी, जो 1929 में प्रकाशित की गई थी। इससे पूर्व यानी कि इससे पहले शुक्ल जी ने नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा संपादित शब्द सागर की 8वीं जिल्द में हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। ठीक है, तो इससे पहले की जो किताब यानी कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उससे पहले शुक्ल जी ने नागरिक प्रचारणी सभा, ठीक है, कौन सी? नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा संपादित शब्द सागर, ठीक है, क्या? शब्द सागर की 8वीं जिल्द में हिंदी साहित्य के इतिहास की जो रूपरेखा है वो वहाँ पे प्रकाशित करवाई थी। ठीक है, उसी का विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका व्यवस्थित रूप है? जो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा शब्द सागर की 8वीं जिल्द में हिंदी साहित्य की रूपरेखा दी गई थी, उसी का व्यवस्थित और बड़ा रूप हमें मिलता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, साहित्य के इतिहास की कड़ी में यह सर्वश्रेष्ठ प्रयास माना जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया, जैसे कि अगर हम पीछे से 8 बुक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उस सब में सबसे मुख्य, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो बुक मानी जाती है वो मानी जाती है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व एवं उनकी काव्य धाराओं का व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? कवियों की जो संख्या है उसकी अपेक्षा यहाँ पे उस चीज पर गौर नहीं किया गया कि हम इसमें कितने कवियों को ऐड करेंगे। यहाँ पे गौर किया गया, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तरीके से चीज रखी गई वो रखी गई कवियों के महत्व को, उनकी काव्य धाराओं को, ठीक है, उन्हें व्यवस्थित रूप में दिया गया। ठीक है,
उसके अलावा देखिए, अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास लेखन की विशेषताएं बताइए या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इतिहास लेखन की विशेषताएं बताइए, तो वो दोनों ही यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। तो इन 10 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली से करके आ पाए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति के का आधार सरल, सुस्पष्ट, तर्कसंगत और वैज्ञानिक रहा है, ठीक है। यानी कि काल विभाजन पद्धति जो गई है वो कैसी गई है, सरल गई है, सुस्पष्ट रही है, तर्क संगत रही है, यानी कि तर्क दिए गए हैं कि कोई भी जो भाग है, जो भी काल है वो हमने बांटा है तो किस आधार पे बांटा है। उसके अलावा ये वैज्ञानिक भी रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, काल विभाजन के बारे में हम आज के क्वेश्चन में नहीं पढ़े, इससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम काल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह से काल का विभाजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शुक्ल जी का मत है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है, यानी कि जो जनता के मन का इतिहास होता है, ठीक है, उनके चरित्र का इतिहास होता है, उनके जो समय का इतिहास होता है, वही क्या होता है, साहित्य का इतिहास होता है, ठीक है, जो तत्कालीन परिस्थितियों से बदलती रहती है। तो हिंदी साहित्य मतलब किसी भी साहित्य का इतिहास कैसे बदलता है, जैसे जैसे समाज की स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, उसी के अनुसार साहित्य का इतिहास भी बदलता रहता है। अतः प्रत्येक काल की परिस्थितियों के सापेक्ष उस काल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाना चाहिए, यानी कि जो काल चल रहा है उसकी जो भी परिस्थिति चल रही है, ठीक है, उसी के आधार पे उस काल की जो भी प्रवृत्तियां हैं उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस कालखंड के भीतर जिस प्रवृत्ति की प्रधानता होती है, यानी कि जिस काल के अंदर जिस चीज की भी प्रधानता होगी, जो चीज महत्वपूर्ण होगी, उसी के आधार पर उस काल का नामकरण भी किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शुक्ल जी ने भक्ति काल को निर्गुण और सगुण दो धाराओं में बांटकर पुनः उसका उपविभाजन ज्ञानाशय एवं प्रेमाशय, राम भक्ति काव्य एवं कृष्ण भक्ति काव्य के रूप में किया है। भगवती इतिहास लेखकों ने इसे जस का तस स्वीकार कर लिया, ठीक है, यानी कि आने वाले जो भी इतिहास लेखक थे उन सब ने इसे ऐसे कैसे ही स्वीकार कर लिया। और इस विभाजन के बारे में आप सभी जानते होंगे, ज्ञानाशय, प्रेमाशय, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य। इनके मुख्य जो कवि रहे हैं, ज्ञानाशय के कवि, प्रेमाशय के मलिक मोहम्मद जैसी, राम भक्ति काव्य के तुलसीदास और कृष्ण भक्ति काव्य के सूरदास रहे हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे देखिए, रीतिकाल के वर्गीकरण लक्षण ग्रंथों की रचना को ध्यान में रखकर किए गए हैं। कौन से वर्गीकरण किए गए हैं, यानी कितने भागों में रीतिकाल को बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त एवं रीति सिद्ध काव्य के रूप में हमने यहाँ पे 3 भाग किए हैं। यह वर्गीकरण भी रचित एवं स्वीकार्य रहा है, यानी कि इन तीनों को, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध, जो ये हमने रीतिकाल के 3 वर्गीकरण किए हैं, इसे भी क्या माना है, स्वीकार्य माना है, यानी कि इसे सही माना गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, आधुनिक काल को उन्होंने गद्य एवं पद 2 भागों में बांटकर तदुपरांत उसके उपवर्गों में बांटा है, यानी कि गद्य और पद 2 भागों में पहले आधुनिक काल को बांटा गया, उसी के बाद उसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, छायावादी युग, इस तरीके से उसके पार्टीशन किए गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, शुक्ल जी नवोद्वेषशालिनी प्रतिभा के धनी सहृदय आलोचक थे, यानी कि उन्होंने नई नई खोजी की, नए नए विचार रखे, नई नई, जैसे किसी भी रचना को पढ़ते थे तो उसके बारे में एक नई सोच रखते थे, ठीक है। कविता के बारे में उनकी समझ विलक्षण थी, यानी कि जो वो कविताओं को समझ पाते थे उनकी सोच का कोई मुकाबला नहीं था, ठीक है। वो बहुत ही गहन दृष्टि से सोचते थे, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को पकड़ते थे और उसके बाद उस पर कोई भी कोटेशन देते थे, ठीक है, जिसका परिचय कवियों की आलोचना में उपलब्ध होता है। जब हम किसी कवि की आलोचना करते हैं तो हमें इस चीज़ का परिचय मिलता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने उसे कितने अच्छे से समझा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, शुक्ल जी की विवेचना शक्ति एवं भाषा सामर्थ्य अपूर्व थी, एक एक वाक्य कसा हुआ है तथा कवियों एवं लेखकों के बारे में उनकी टिप्पणियां पर्याप्त मनन के उपरांत की गई हैं, यानी सोच समझ के कोई भी टिप्पणी किसी लेखक या कवि के बारे में दी गई है। नेक्स्ट है, शुक्ल जी का दृष्टिकोण व्यापक, विवेचन, वैज्ञानिक एवं विश्लेषण अत्यंत सूक्ष्म है, यानी कि जो शुक्ल जी किसी भी चीज़ को देखते थे, किसी भी काव्य को देखते थे तो बहुत ही व्यापक, विवेचन, वैज्ञानिक और विश्लेषण दृष्टि से देखते थे। कवियों के साहित्यिक महत्व को पहचानने के बाद ही उन्होंने
उन्हें अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया, इसलिए वे कवियों की संख्या 1000 तक सीमित रख सके हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है बुक है आचार्य हेमचंद्र शुक्ल की, इसमें हमें 1000 कवियों तक ही देखने के लिए कवि मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कवियों को इन्होंने ऐड नहीं किया है, लेकिन उनके महत्व, उनके जो प्रवृत्ति है, उनके जो काव्य धारा है, उन सब पे गौर इन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को आधार बनाकर ही भगवती इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, यानी कि बात के जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनका जो आधार रही है वो शुक्ल जी का ही इतिहास ग्रंथ रहा है। यही विगत 75 वर्षों में हुए नए शोधों से प्राप्त निष्कर्ष को इसमें जोड़ दिया जाए तो निश्चय ही यह ग्रंथ अधिक उपादेय हो जाएगा। यानी कि अभी जो 75 वर्षों में जो भी शोध हुए हैं, जो भी रिसर्चेस हुई हैं, उसके आधार पर अगर उस चीज़ों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये क्या है, और भी अधिक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी भाषा और साहित्य, ये किसकी है, बाबू श्याम सुंदर दास की। ठीक है, 1930 में बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य नाम के ग्रंथ का प्रकाशन कराया था। भाषा भाग में तो इन्होंने भाषा विज्ञान नामक कृति को ही परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु साहित्य भाग में हिंदी की प्रमुख धाराओं, उनके विकास और विस्तार का विवरण यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए, अगला हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ आता है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। ये किसकी है, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय की लिखी हुई है। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने पटना विश्वविद्यालय में बाबू रामदीन सिंह लीडरशिप व्याख्यान माला के अंतर्गत हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास शीर्षक से व्याख्यान दिए हैं। ये व्याख्यान ही 719 पृष्ठों में पुस्तकार रूप में प्रकाशित किया गया, यानी कि पुस्तक के रूप में से प्रकाशित किया गया। इन व्याख्यानों में हिंदी साहित्य के इतिहास के विशेष विकास को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1930 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट आता है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है। सूर्यकांत शास्त्री ने 1930 ईस्वी में लाहौर से हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ का प्रकाशन कराया था। कहाँ पे कराया था, लाहौर से कराया था। इस इतिहास लेखन के मूल में श्री F.E. कृत अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम की रचना रही है, यानी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा है, तो इसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करके लिखा है, या पढ़ के इसे समझ के जो लिखा है, इसके पीछे की बुक है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, आगे देखिए, इस इतिहास के लेखक ने अंग्रेजी साहित्य के भावों का प्रमाण देते हुए हिंदी साहित्य को समझाने की चेष्टा की है। यानी कि हिंदी साहित्य से अंग्रेजी साहित्य से थोड़ी तुलना करते हुए उसमें के भावों को बताते हुए हिंदी साहित्य को, इतिहास को समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो 1931 ईस्वी में पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक विस्तृत ग्रंथ लिखा, यानी कि बड़ा सा ग्रंथ लिखा। इसमें रचनाकारों ने अनेक स्थानों पर उपलब्ध सामग्रियों को ही प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रमाशंकर शुक्ल हैं, इन्होंने जो भी पुराने इतिहास ग्रंथ हैं तो उनका ही उपयोग कई जगह पर किया है। इसमें कवियों एवं लेखकों का परिचय तो है, सभी में होता है। ठीक है, उनकी कृतियों का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यानी उनकी कृतियों के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया, उनकी रचनाओं के बारे में नहीं बताया गया, केवल उनका परिचय दिया गया है। संभवतः क्लेवर की दृष्टि से यह सबसे बड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ है। ये अगर देखा जाए तो क्लेवर की दृष्टि से ये सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है आधुनिक साहित्य का इतिहास, श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। श्री कृष्ण शंकर शुक्ल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ का प्रणयन 1934 ईस्वी में किया था। इस ग्रंथ में भारतेंदु के पूर्व का इतिहास अति संक्षेप में दिया गया है, पर आधुनिक इतिहास का विवेचन विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथकार ने प्रत्येक कवि के विषय में विस्तार से ज्ञातव्य बातों को जानकारी प्रस्तुत की है। ठीक है, बातों की है यहाँ पे भी। ठीक है, तो जो ग्रंथकार हैं यानी कि श्री कृष्ण शंकर शुक्ल जो हैं, उन्होंने क्या किया है, कवियों के विस्तार में, यानी कि कवियों के विषय में जो है विस्तृत विस्तार से, मतलब अच्छे तरीके से जो भी जानकारी उन्हें प्राप्त है वो उन्होंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, आगे आता है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये किसकी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कौन सी क्या बुक है, हिंदी साहित्य की भूमिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग 10 वर्ष के पश्चात
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नाम के ग्रंथ का प्रणयन किया, यानी कि इस ग्रंथ की रचना की। यद्यपि क्रम एवं पद्धति की दृष्टि से यह इतिहास के रूप में नहीं लिखा गया था, परंतु उसमें संकलित स्वतंत्र लेखों के कतिपय ऐसे तथ्य एवं निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को एक नई दृष्टि प्रदान हुई है। इस कृति के उपरांत हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी अनेक दो रचनाएं और हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, वो है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, वास्तव में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं एवं स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर उन्हें खंडित भी किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे 2 खंडों में प्रकाशित कराने की उनकी योजना थी, किंतु इसका पहला खंड ही प्रकाशित हो पाया। ठीक है, जिसमें संवत 750 से 1750 विक्रमी तक को कालावधि में दिया गया है, यानी कि काल के अनुसार दिया गया है। कहाँ से? संवत 750 से लेकर 1750 तक के समय को। समानतः आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन को ही किंचित परिवर्तनों के साथ प्रस्तुत किया गया है, यानी कुछ परिवर्तनों के साथ उसी काल विभाजन को प्रस्तुत किया गया है। और तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उन्होंने वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा दी है, बस उन्होंने कुछ अलग किया है। तो वीर गाथा काल क्योंकि आदिकाल है, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? चारण काल कह दिया है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आता है हिंदी साहित्य का व्यस्त इतिहास। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रयासों से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रकाशित करने को एक विशाल योजना के अंतर्गत यह कार्य संपन्न किया गया। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 17-18 जिल्दों में अलग अलग संपादकों एवं शताधिक लेखकों के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत ढांचे को ही किंचित संशोधन एवं परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया गया है। इतिहास लेखन की दिशा में ही निश्चय ही यह एक अनूठा प्रयास है, किंतु अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई सामग्री में वह एक रूपता नहीं आ पाई जो किसी एक लेखक की कृति में होती। ठीक है, आगे देखिए, फिर आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचा गया है। इसमें साहित्य इतिहास के विकास संबंधी सिद्धांतों की स्थापना करते हुए उनके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्यवस्था प्रस्तुत की गई है। डॉक्टर गुप्त ने हिंदी भाषा का उद्भव 11वीं शती से माना है। कब से माना है? 11वीं शती से माना है। हिंदी की प्रथम काव्य रचना मुनि शालीचंद्र सूरीकृत भारतेश्वर बाहुबली रास जो कि 1184 ईस्वी को माना है। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य के हिंदी भाषा है उसका जो विकास माना है, उसकी जो शुरुआत मानी है, कब से मानी है? 1184 ईस्वी से ही मानी है, यानी कि 11वीं शताब्दी से मानी है। ठीक है, इनका मानना है कि पहला जो काव्य ग्रंथ है वो कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, आगे देखिए, उपयुक्त ऐतिहासिक कृतियों के अतिरिक्त अनेक शोध प्रबंध एवं आलोचनात्मक कृतियां भी लिखी गई हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए एक पहलू, भाग अथवा काल की नई व्याख्या प्रस्तुत करती है। उन सबका विश्लेषण न करते हुए हम केवल उनके नाम बता रहे हैं, जैसे पैदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की हिंदी साहित्य विमर्श, डॉक्टर भगीरथ मिश्र की हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की आधुनिक हिंदी साहित्य, आचार्य विश्वनाथ मिश्र की हिंदी साहित्य का अतीत, डॉक्टर नगेंद्र की रीतिकाल की भूमिका और उनके द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास भी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बुक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा जाता है तो डॉक्टर नगेंद्र की ही बुक को पढ़ा जाता है। ठीक है, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक की राधा पल्लव संप्रदाय और उसका साहित्य, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल की डॉक्टर S.K. कृष्णलाल
डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर बच्चन, इन सबके आधुनिक काल पर विशेष शोध प्रबंध भी दिए गए हैं इसके अंतर्गत। इसके अतिरिक्त साहित्य इतिहास के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों तथा उसके विभिन्न कालखंडों की पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डालने की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने सार्थक प्रयास किया है। इसमें डॉक्टर सुमन राजीकृत साहित्य इतिहास संरचना एवं स्वरूप, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र कृत हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी कृत हिंदी साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा डॉक्टर वासुदेव सिंह कृत हिंदी साहित्य का उद्भव काल आदि उल्लेखनीय है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको चीजें दी गई हैं, जो भी ग्रंथ दिए गए हैं, इन्हें लिखना जरूरी नहीं है। आप स्टार्टिंग के जो ग्रंथ लिख देंगे वो भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शोध वाले मैंने ग्रंथ बताए हैं वो आप नहीं भी याद करते, नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा लगभग 125 वर्ष पुरानी है। कितनी? 125 वर्ष पुरानी है। तथापि इस अवधि में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के सिद्धांतों, दृष्टिकोणों एवं विचारों की दृष्टि से संतोषजनक ढंग से कार्य हुआ है। ज्यों त्यों यानी कि जैसे तैसे नए नए अनुसंधान इस क्षेत्र में होते जा रहे हैं। त्यों त्यों जैसे जैसे मतलब जो भी नए नए रिसर्च हो रही है, जो भी नए नए शोध यहाँ पे आ रहे हैं, वैसे वैसे इतिहासकार का दायित्व भी गुरु गंभीर होता जा रहा है, यानी कि इतिहासकार का जो दायित्व है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा और मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।